यस, क्लास 12 आज हम अपनी बिल्कुल डिफरेंट बुक यानी पार्ट ए को प्रोसीड करेंगे। पार्ट ए को आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो जो बच्चे ऑलरेडी चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं एंड आर देयर ऑन चैप्टर नंबर 2, इवन जो बच्चे अभी कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे हैं, तो मैं चाहती हूँ आप टाइम निकाल के एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम जो भी बच्चे चैप्टर 1 कर चुके हैं जस्ट रिवीजन के लिए एक बार वीडियोस को देख लें। चाहे चैप्टर 1 कितना भी अच्छे से आता हो, क्लियर हो, बट स्टिल एक ऊपर से लाइव रिवीजन साइड बाय साइड होती रहेगी। तो वो सब बच्चों को इसलिए मैंने लिंक शेयर करा है सो दैट यू कैन वॉच एंड रिवाइज द वीडियो एंड द लेक्चर ऑफ चैप्टर 1, ठीक है। ओके, फॉर दो स्टूडेंट जिनके लिए पार्ट ए बिल्कुल नया है, पार्ट ए जो हम मैनेजमेंट शुरू कर रहे हैं, बिफोर प्रोसीडिंग विद द चैप्टर you should be completely aware of the term management. Okay, now there will be no disturbance. तो आपको मैनेजमेंट से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो पर्टिकुलर बुक है जो हमारा पार्ट ए है, इट कंसिस्ट ऑफ 8 चैप्टर्स इन टोटल। 8 चैप्टर्स है इसके अंदर, and this is the basic book, the main book for any business study student. Although पार्ट बी भी इम्पोर्टेंट है, बट पार्ट बी में जो मार्केटिंग और फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में आपको पढ़ना है वो एक स्पेसिफिक बिजनेस स्टडीज की पढ़ाई है। जैसे कुछ बच्चे एमबीए इन फाइनेंस करते हैं तो वो फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। जो एमबीए इन मार्केटिंग करते हैं वो पर्टिकुलरली मार्केटिंग के अंदर जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो पार्ट ए है हमारा, पार्ट ए मैनेजमेंट, ये सबको करना होता है। आप एमबीए करो या बीबीए करो, चाहे बीएमएस करो, मैनेजमेंट जो होता है वो सबको अपने फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में पढ़ना होता ही है। उसके बाद जाके आपकी स्टडी स्पेसिफिक होती है कि आपको मार्केटिंग में जाना है, आपको फाइनेंस में जाना है, आपको ह्यूमन रिसोर्स में जाना है, व्हाटएवर, कि आपको आगे किस स्पेसिफिक लाइन में जाना है। बट जो ये मैनेजमेंट वाला पार्ट है ये सभी बच्चों को ऑन एन एवरेज हर बिजनेस स्टडीज के स्टूडेंट को करना है। जो भी बच्चे इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एमएनसीज में काम करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस पे मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल डायरेक्टर, सीईओ, व्हाटएवर इज योर एम, इफ यू वांट टू जॉइन एमएनसी, तो जो ये मैनेजमेंट वाला सेक्शन है ये इसकी एक कहते हैं ना कि एटलीस्ट 95% नॉलेज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए आपको अगर किसी भी एमएनसी का इंटरव्यू क्लियर करना है। इज दैट क्लियर? तो आज चैप्टर प्रोसीड करने से पहले मैं आपको इस पूरी बुक, इस मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहती हूँ। देखो ये बुक क्योंकि ऑब्वियसली 12th लेवल पे है तो बहुत कह लो जिस्ट दिया हुआ है हर चीज़ का, बट फिर भी मैनेजमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, जैसे चैप्टर 1 आपका है रिगार्डिंग मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अंदर आप नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है जिसके अंदर आप मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, पॉम, ये तो एक ऐसा चैप्टर है जो अगर आप बीटेक भी करोगे ना तब भी आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने पड़ते हैं। बिकॉज कहते हैं कि चाहे आप इंजीनियरिंग करो चाहे कुछ भी करो, अगर आप कंपनी में जॉब करोगे तो आपको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हमारा जो बिजनेस जब काम करता है तो हमारे आसपास एक एनवायरनमेंट है, नॉट साइंटिफिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट की बात यहाँ नहीं हो रही। एनवायरनमेंट मीन वो सब चीजें जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, जो भी चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करती है वो हम पढ़ेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट में। देन जो मुझे मेन चीज डिस्कस करनी है, चैप्टर नंबर 4 to 8 आप पढ़ोगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में इन डिटेल। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये मेन 5 फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के जिन्हें हमें फुल डिटेल में पढ़ना है। तो ये आप कह सकते हो कि 12th लेवल पे अब मैनेजमेंट इज सच अ वास्ट टॉपिक, तो उसको बस किसी तरह जिस्ट करके छोटे से चीज में पैक करके आपको दिया गया है, ठीक है। बट आप देख सकते हो कि अगर आपने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ही नहीं समझा तो आगे ये जो चैप्टर्स हैं ये धीरे धीरे आपसे छूटते चले जाएंगे। मैं क्यों अपना फर्स्ट लेक्चर में टाइम पूरी बुक को जिस समझाने में कर रही हूँ क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। चैप्टर 1 में इवन कोई छोटे छोटे वर्ड्स भी आ रहे हैं,
आपको उन वर्ड्स के मीनिंग को इतने अच्छे से क्लियर कर लेना है। अगर आपने इस चैप्टर में उन वर्ड्स के मीनिंग या उस कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करा तो आप सोचते जाना फिर वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हल्का हल्का छूटेगा आपसे, बिजनेस एनवायरनमेंट छूटेगा और फंक्शंस तो कुछ भी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वही वर्ड्स जो चैप्टर 1 में यूज करे जाएंगे वही कॉन्सेप्ट इन सब में ज्यादा रिपीट होंगे। जब वो कॉन्सेप्ट यहाँ रिपीट होंगे तो वो तभी समझ आएंगे जब यहाँ चैप्टर 1 आपने बहुत अच्छे से अपने माइंड में क्लियर कर लिया होगा। इज दैट क्लियर? तो आज हम चैप्टर 1 मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे ही पूरी क्लास लगाएंगे, बिकॉज जिस बच्चे को मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो पूरी बुक समझना उसके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन किसी ने अगर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को ही दिमाग में नहीं बिठाया तो आपके लिए पूरी बुक इज लाइक अ वेस्ट। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड विद द वर्ड मैनेजमेंट। नाउ क्लास फर्स्ट अंडरस्टैंड, जहां पे भी ग्रुप होगा, अ ग्रुप ऑफ पीपल वुड बी वर्किंग या ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज होंगी, वहां पे हमें इस वर्ड की बहुत जरूरत है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? टू मैनेज, चीजों को मैनेज करना कि वो सिस्टमैटिकली हो पाए। एक ले मैन की लैंग्वेज, हम जो एक आम आदमी की भाषा में हम क्या कहते हैं, यार इस काम को अच्छे से मैनेज कर लो। मैनेज करने का मतलब कि सब ठीक ठाक सिस्टमैटिक वेल प्लान्ड होना चाहिए। बट अब हम कॉर्पोरेट दुनिया में आ रहे हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ रहे हैं, तो इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड हमारे लिए मैनेजमेंट का मतलब बहुत डीप है। इज दैट क्लियर? तो हम मैनेजमेंट को बहुत डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो है वो 2 डेफिनेशंस आती हैं, पहले तो ये समझो। ठीक है, जो मैनेजमेंट की मेन डेफिनेशन है, जो फर्स्ट डेफिनेशन आपके नोट्स में लिखी हुई है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently. First pause the video and read this definition. ठीक है क्लास, तो मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन लिखी हुई है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन with the aim of achieving organizational goal effectively and efficiently. Why I have given you time, ताकि आप फोकस कर पाओ डेफिनेशन पे। ये डेफिनेशन जो है वो छोटी मोटी डेफिनेशन ही कि मैंने समझा दी हिंदी में काम हो गया, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। इस डेफिनेशन को हमें बहुत डीपली समझना है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस डेफिनेशन। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ getting things done with the aim of achieving organizational goals effectively and efficiently. अब ध्यान से सुनो, Why I am focusing on this particular definition, ये देखने में बहुत इजी लग रही है कि जो समझ तो आ गया कि चीजें हो जाएं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाए इफेक्टिवली एफिशिएंटली, देखने में आपको बहुत इजी लग रहा है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। आज हमारी हो सकता है कंप्लीट क्लास सिर्फ इसी डेफिनेशन के आसपास घूमे। इन 2012 फॉरेन सीबीएसई में और सीबीएसई दिल्ली में नहीं, आउटसाइड दिल्ली, फॉरेन एंड आउटसाइड दिल्ली में 3 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ये डेफिनेशन लिखी हुई आ गई थी कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। एंड क्वेश्चन था एक्सप्लेन द 3 कॉन्सेप्ट्स, 3 एस्पेक्ट्स ऑफ दिस डेफिनेशन। इस डेफिनेशन के अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ध्यान से सुनो। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, पहला कॉन्सेप्ट आता है प्रोसेस, दूसरा आता है इफेक्टिवली एंड थर्ड आता है एफिशिएंटली। तो आपको पहले ये समझना है कि पहला है प्रोसेस, देन है इफेक्टिवली, देन है एफिशिएंटली। आज हम पहले इस पे फोकस करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? प्रोसेस मीन्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। जैसे मैं बोलूं केक बनाने का क्या प्रोसेस है, चाय बनाने का क्या प्रोसेस है कि पहले पानी लो, गर्म करो, शुगर डालो, चाय पत्ती डालो, प्रोसेस मीन्स सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। तो मैनेजमेंट भी एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। याद करो मैंने अभी आपको बताया था प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं।
ठीक है, तो ये सीक्वेंस है फंक्शंस की। आप पहले प्लानिंग करोगे, फिर ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करोगे, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर उन्हें कंट्रोल करोगे। वैसे तो ये पांचों के पांचों फंक्शंस एक साथ होते हैं, ये एक साथ हमेशा चलते रहते हैं, बट फिर भी हमें इन्हें सीक्वेंस वाइज डिसाइड करवाओ कि सबसे पहले आप प्लान करते हो, फिर आप ऑर्गेनाइज इंप्लीमेंट करते हो, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोल, जो हम डिटेल में अभी आगे चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। तो मैनेजमेंट एक पहले प्रोसेस है, प्रोसेस मीन सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले वीडियो पॉज करो एंड यू रीड फ्रॉम योर नोट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोसेस। देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट के अंदर सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग है, इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज है। मैंने फिर बताया ये जितने भी फंक्शंस थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, दैट, ये इंटर रिलेटेड है। ऐसा नहीं ये प्लानिंग खत्म होता है फिर ऑर्गेनाइजिंग शुरू होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग खत्म होता है फिर स्टाफ, नो, ये साइड बाय साइड होते रहते हैं, बट फिर भी इनको करने की एक सीक्वेंस होती है। ठीक है, समझ आ रही बात। अब इन फंक्शंस को मैं यहाँ भी नहीं उठाऊंगी क्योंकि फंक्शंस डिटेल में तभी अच्छे से क्लियर होंगे जब आप फंक्शंस को आगे जाके चैप्टर वाइज स्टडी करो। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, प्रोसेस वर्ड को अच्छे से उसकी डेफिनेशन रीड करो। ठीक है, अब आता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, जो कि है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, इंग्लिश के अंदर इनका मीनिंग सेम है। अगर हम बोलो डू दिस वर्क इफेक्टिवली, डू दिस वर्क एफिशिएंटली, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग, इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग सेम ही होता है, बट कॉर्पोरेट टर्म्स में, बिजनेस स्टडीज के टर्म्स में इनका मीनिंग बहुत डिफरेंट है। इफेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है डूइंग द टास्क करेक्टली विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड का मतलब होता है जो भी टाइम एक काम को करने के लिए डिसाइड किया गया है, जो भी डेडलाइन दी गई है, आप उस डेडलाइन में काम को सही तरीके से कर रहे हो। एफिशिएंटली का मतलब होता है डूइंग टास्क विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कह लो, मिनिमम कॉस्ट कह लो, या फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कह लो, एक ही बात है। तो एफिशिएंटली का मतलब क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हो विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, आप उसमें अंदर कोई वेस्टेज नहीं ला रहे, कोई कमी, मतलब किसी भी तरह से आप सामान को वेस्ट नहीं कर रहे हो। यू आर यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑप्टिमली। आपको जो रॉ मटेरियल मिला है, आपको जो लेबर मिला है, इवन जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, जो वाटर यूज कर रहे हो, आप हर चीज का ऑप्टिमम परफेक्ट यूज कर रहे हो, किसी भी तरह की कोई वेस्टेज नहीं हो रही। और मतलब देखो वो ये, जब कोई वेस्टेज नहीं हो रही तो यानी आपके प्रोडक्ट के बनने की कॉस्ट भी क्या रहेगी, मिनिमम। भाई जब आप एप्रोप्रिएटली, बिल्कुल सही तरह से लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल का यूज कर रहे हो, बिल्कुल भी 1% भी वेस्टेज नहीं हो रही, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्रोडक्शन यानी आपकी जो भी काम करने की कॉस्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी, मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी। तो एफिशिएंटली का मतलब क्या हुआ, डूइंग टास्क विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कह लो, मिनिमम कॉस्ट कह लो, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कह लो। ठीक है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अब आपको डेफिनेशन देखो कितने अच्छे से क्लियर होगी। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस, प्रोसेस मतलब किसी भी काम को सिस्टमैटिकली करना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इफेक्टिवली का मीनिंग क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हो करेक्टली विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट, डिले नहीं हो रहा आपको काम, आपको जितना काम, जितनी टाइम लिमिट दिया उतने टाइम लिमिट में काम कर रहे हो। एफिशिएंटली मीन्स डूइंग टास्क विद मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं हो रही, कह लो मिनिमम कॉस्ट पे काम हो रही है, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रही है। अब हम इनको एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। इफेक्टिवली को समझते हैं। सपोज करो मैं आपको भी होमवर्क दूं कि ये होमवर्क मुझे 7 o'clock तक चाहिए, तो 7 o'clock तक अगर आप मुझे होमवर्क, उससे पहले भी दे दो तो कोई बात नहीं, 7 o'clock तक आप मुझे सही से होमवर्क करके सेंड कर रहे हो, तो आई कैन से यू आर इफेक्टिव, आप इफेक्टिव। ठीक है, वही होमवर्क मैंने आपको 7 बजे दिया, आपका बार बार क्वेश्चन गलत हो गया, एक पेज फाड़ा, क्वेश्चन गलत, दूसरा पेज फाड़ा, तीसरा पेज फाड़ा, आपने क्वेश्चन कर तो लिया बट इतने पेज वेस्ट कर दिए, तो यानी आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं, आपने इंक वेस्ट करी, आपने पेजेस वेस्ट करे, आपने टाइम वेस्ट किया। तो
ऐसे केस में आप एफिशिएंट नहीं हो क्योंकि रिसोर्सेज की वेस्टेज हुई है। अब पूरी केस स्टडी को एक साथ लो। सपोज करो आई गिव यू अ टास्क, मैं आपको एक टास्क देती हूँ कि मुझे ये 3 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करके दो 7 o'clock, ठीक है। अब आप अभी से लग जाते हो, ठीक है। अभी जो भी 5:36 हो रहा है आप अभी से लग जाते हो और आप कर ही जा रहे हो। एक पेज गलत हुआ क्वेश्चन फाड़ा फेंका, दूसरा करा कटिंग, तीसरा पेज कटिंग, ऐसे करते करते अब 10 पेज बाद मुझे 11वें पेज पे क्वेश्चन सही होता है, बट वो क्वेश्चन हो जाता है आपका 6:30 में, ठीक है। मैंने आपको क्या काम दिया कि आपको 7 बजे तक जो मुझे क्वेश्चन है वो करके देना है। आपने मुझे 6:30 बजे क्वेश्चन सेंड कर दिया कि मैम डन। तो आपने काम करेक्टली करा, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में करा, तो यू आर इफेक्टिव, क्योंकि आपने 7 बजे से पहले मुझे 6:30 बजे ही आपने काम मुझे करके सही दे दिया, तो यू आर इफेक्टिव। लेकिन यू आर नॉट एफिशिएंट। आप इफेक्टिव हो बट आप एफिशिएंट नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपने जो मुझे काम करके दिया उसमें कितनी क्या हो गई, वेस्टेज हो गई। तो लॉजिक समझ आ रहा है इफेक्टिव का और एफिशिएंट का? आई होप द लॉजिक इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब मैंने नोट्स के अंदर विद एग्जांपल्स मैंने ये शेयर किए हुए हैं कॉन्सेप्ट। तो पूरा जो इस डेफिनेशन की एक्सप्लेनेशन है, जहाँ पे प्रोसेस की डेफिनेशन है, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंटली की डेफिनेशन है, उसको अच्छे से स्टडी करो, ठीक है। और ये दोनों ही टर्म सेपरेट है, इनको मिक्स नहीं करना। इफेक्टिव में सिर्फ ये देखा जाएगा कि आपने सही काम करा है विद इन टाइम पीरियड। यहाँ पे कॉस्ट से मतलब नहीं है हमें। जैसे अभी आपने कितने पेज वेस्ट करे, मुझे मतलब नहीं, मैंने फिर भी कहा इफेक्टिव हो क्योंकि भाई मुझे टाइम पे काम आ गया। एफिशिएंटली के अंदर कॉस्ट देखी गई कि आपने वेस्टेज करी, तो यू आर नॉट एफिशिएंट। आप इफेक्टिव थे क्योंकि आपने काम टाइम पे करा, बट यू आर नॉट एफिशिएंट। आगे बात समझ? इसको अच्छे से पढ़ो विद एग्जाम। पहले वीडियो यहीं पॉज कर लो, अराउंड 17 मिनट्स पे वीडियो पॉज करो और इस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ लिया, देन रिज्यूम द वीडियो, ठीक है। अब वीडियो रिज्यूम करते हैं, सेकंड डेफिनेशन पे जाते हैं मैनेजमेंट की। इन एग्जाम अगर आपसे पूछा जाए डिफाइन मैनेजमेंट, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी है। ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ये एनसीईआरटी बेस्ड डेफिनेशन है। सेकंड डेफिनेशन जो है वो सिर्फ इसलिए लिखी गई है ताकि आपको मैनेजमेंट के फंक्शंस क्लियर हो कि हाँ मैनेजमेंट के 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेशन रीड कर सकते हो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, जो भी 5 फंक्शंस लिखे हुए हैं और लिखा हुआ है कि आप ये 5 फंक्शंस करते हो फिर से टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो सेकंड डेफिनेशन सिर्फ इसलिए है कि यू रिमेंबर द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अदरवाइज द मेन डेफिनेशन इज दिस, एग्जाम में आएगी तो आपको यही लिखनी है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब उसके बाद आपको एक डिफरेंस टेबल बना हुआ है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का। तो उसमें एक जगह तो पहले डेफिनेशन है, फिर ये लिखा हुआ है कि ये कॉस्ट फैक्टर को कंसीडर नहीं करता। ऑब्वियसली इसको कॉस्ट से मतलब नहीं कितनी वेस्टेज नहीं हो, भाड़ में जाओ, काम टाइम पे आना चाहिए। ये कॉस्ट फैक्टर को कंपेयर करते हैं, इसको टाइम से मतलब नहीं। ये कहता है कि कम से कम खर्चे में काम करो, कम से कम वेस्टेज में काम करो, टाइम से कोई मतलब नहीं, चाहे 10 दिन बाद काम हो। तो ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ टाइम पे फोकस करता है। ये अलग कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ कॉस्ट पे फोकस करता है, इसे टाइम से मतलब नहीं है। इसका फोकस सिर्फ किस पे होता है? कॉस्ट पे। तो वो जो डिफरेंस का टेबल दिया हुआ है उसको रीड करो एंड पहले अपना क्लास वर्क सुन लो। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको इस डेफिनेशन को लिखना है और इसके जो ये तीनों एस्पेक्ट्स हैं, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, इनको लिखना है फेयर में। This is your classwork. You will write the definition. You will explain the 3 concepts. Plus जो difference का टेबल है effectiveness and efficiency, आपको इसको नोट डाउन करना है। Is that clear? ठीक है। Let's move to the further concept. If you can see, आपके रजिस्टर में केस स्टडी होगी, ठीक है। तो आप उस केस स्टडी को रीड करो, ठीक है। I will not be discussing that case study क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपका एग्जाम्पल लेके केस स्टडी बना दी थी कि 7 o'clock तक मैंने आपको होमवर्क दिया। तो अब आप उस केस स्टडी को खुद पढ़ो तो आपको वो खुद समझ आएगी कि वर्कर को इतना टास्क दिया था, उसने कब काम कंप्लीट करा, वेस्टेज करी नहीं करी, तो वो क्या है क्या नहीं, इफेक्टिव है एफिशिएंट है, जो भी व्हाटएवर, रीड द केस स्टडी योरसेल्फ, ठीक है। उसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। मैंने आपको यही बोला था कि ये 2 वर्ड्स ही ऐसे हैं जिनके पीछे आपकी पूरी क्लास लग सकती है। रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, ठीक है। अब ध्यान से देखो, किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए इफेक्टिव भी होना पड़ेगा। दैट मीन्स टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम विदाउट एनी डिले।
और एफिशिएंट भी होना पड़ेगा कि आप काम कर रहे हो विदाउट वेस्टेज एट मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब ध्यान से हम 2 केस लेते हैं, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। वी विल प्रूव कि किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए दोनों चीजें चाहिए। मैं कंपनी ए का एग्जांपल लेती हूँ। सपोज कंपनी ए जो है, ठीक है, वो इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, कैसे? लेट्स टेक एन एग्जांपल। कंपनी ए है, उसे एक ऑर्डर मिला कि आप 5000 मार्कर्स बनाओ। ध्यान से सुनो, आप 5000 मार्कर्स बनाओ विद इन दिस वीक, और इस हफ्ते के एंड में, जैसे आज क्या डे है, फ्राइडे, क्या 5000 मार्कर्स नेक्स्ट फ्राइडे तक बनाओ। और जो भी मतलब एजेंट है उसने मांगे हैं कि भाई ऑर्डर आया है कि आपको 5000 मार्कर्स फ्राइडे तक बनाना है। ठीक है, अब कंपनी ए क्या करती है, उसे पता चल गया यार 5000 मार्कर्स बनाने हैं, तो कंपनी ए ने ऑर्डर हाँ कर लिया, ठीक है हम फ्राइडे तक बना देंगे। अब कंपनी ए मार्कर्स के ऑर्डर को फ्राइडे तक कंप्लीट करने के लिए क्या करती है, वर्कर्स को ओवर टाइम बुलाती है कि आप ओवर टाइम करो। अब आपको तो ये पता है कि जब एक वर्कर 8 घंटे से एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको डबल वेज रेट मिलता है। ठीक है, आपको पता है ना, ये ऐसा ही होता है। ओवर टाइम का मतलब यही होता है कि अगर आपका टाइम लिमिट पूरा हो गया उसके बाद आप कंपनी में काम करो तो आपकी जो वेज बनती है उससे डबल मिलती है। तो कंपनी एक मैनेजर क्या करता है, वर्कर से ओवर टाइम काम कराता है। ओवर टाइम में क्या हुआ कि जैसे उनकी शिफ्ट खत्म हुई उसके बाद वो जितना भी काम करे उन्हें पर घंटे के डबल रेट मिल गए। ठीक है, तो कंपनी ए ने क्या करा, उसने ऑर्डर टाइम पे तो कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट कर दिया उसने। पूरे फ्राइडे की मॉर्निंग तक ऑर्डर रेडी था, तो कंपनी इफेक्टिव थी। लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा आ गई लेबर की, क्योंकि क्या हुआ, वर्कर्स को ओवर टाइम करते करते जो उनकी वेजेस बनी, जो उनकी सैलरी बनी, वो बहुत ज्यादा बन गई, कॉस्ट बहुत हाई चली गई, मिनिमम कॉस्ट पे काम नहीं हुआ। ठीक है, तो कॉस्ट बढ़ गई, तो यानी कंपनी क्या थी, वो एफिशिएंट नहीं थी। दूसरी बात, जब वर्कर्स ने 10-10, 12-12, 14-14 घंटे मशीन यूज करी तो कुछ मशीन जो हो गई वो खराब हो गई, क्योंकि भाई मशीन का भी टाइम हो, इतना ज्यादा 15-15, 16 घंटे जब मशीनों पे काम हुआ तो मशीनें जो है वो फूक गई, गर्म हो गई, 3-4 मशीन बिल्कुल खराब हो गई, तो उनकी रिपेयर का खर्चा और आ गया। ठीक है, तो यानी कंपनी इफेक्टिव तो थी, उसने बिल्कुल टाइम पे फ्राइडे मॉर्निंग तक उसका ऑर्डर रेडी था, लेकिन कंपनी एफिशिएंट नहीं थी। अब उससे क्या हुआ, कंपनी इफेक्टिव थी, टाइम पे काम पहुंच गया, दैट्स गुड, बट कंपनी की कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से कंपनी को प्रॉफिट बहुत कम हुआ। खुद सोचो, एक तो रिपेयर का खर्चा आ गया, वर्कर्स को इतनी ज्यादा सैलरी और वो वेजेस चली गई, तो जो कंपनी का प्रॉफिट था वो बहुत क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा कम हुआ, ना के बराबर हुआ। तो इससे आपको ये पता चल गया कि अगर कोई कंपनी इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है तो भी उसके लिए प्रॉफिटेबल होना मुश्किल है, क्योंकि कॉस्ट ज्यादा होने से क्या हो गया, उसका प्रॉफिट कम हो गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे प्रॉफिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, मिनिमल नेग्लिजिबल प्रॉफिट मिला। अब हम कंपनी बी का एग्जांपल लेते हैं। कंपनी बी को सेम ऑर्डर मिला कि उन्हें 5000 मार्कर्स बनाने हैं नेक्स्ट फ्राइडे तक। अब कंपनी ने दिमाग लगाया, यार मैं ना कंपनी ए की तरह बेवकूफ़ी नहीं करूंगी और ना मैं अपनी कॉस्ट को कम रखूंगी। तो कंपनी बी ने क्या करा, उसने जो है वर्कर्स को ओवरटाइम नहीं कराया और वर्कर्स को बोला कि जो तुम्हारी शिफ्ट है उसी में ज़्यादा काम करने की कोशिश करो। तो ठीक है, अब मशीनें भी सिर्फ 8 घंटे ही चली, ज़्यादा नहीं चली, तो इससे क्या हुआ, जो कंपनी थी वो एफिशिएंट हो गई कि हाँ भाई ना लेबर की सैलरी का खर्चा ज़्यादा है ना मशीन्स खराब हुई। लेकिन एंड में क्या हुआ, कंपनी फ्राइडे तक ऑर्डर ही पूरा नहीं कर पाई, तो कंपनी जो थी वो इफेक्टिव नहीं हुई। अब ऐसे में क्या हुआ, जो उसके प्रोडक्ट थे वो मार्केट में नहीं पहुंच पाए टाइम पे, कंपनी की गुडविल खराब हुई। अब एजेंट नेक्स्ट टाइम से इस कंपनी को ऑर्डर नहीं देगा, वो उस कंपनी को ऑर्डर देगा जो टाइम पे काम कर रही है। तो आपको दोनों के पहले एग्जांपल से ये समझ आना चाहिए कि अगर आप इफेक्टिव हो, एफिशिएंट नहीं हो, तब भी आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, और अगर आप एफिशिएंट हो बट इफेक्टिव नहीं हो तो आपकी गुडविल वैसे ही खराब हो जाएगी और फर्दर आपसे कोई भी डील नहीं करेगा और आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट को कवर कर लेंगे। तो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए इफेक्टिव होना भी जरूरी है और एफिशिएंट होना भी जरूरी है। ऐसे केस में जो एक गुड मैनेजर हो तो उसे क्या करना चाहिए, बच्चों का क्वेश्चन आता है फिर ऐसा क्या करना चाहिए था मैनेजर को, तो सुनो ध्यान से। एक गुड मैनेजर को यहाँ पे क्या करना चाहिए था, उसे काम करने के लिए अगर एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत है तो
तो आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कंपनी को रश ऑफ वर्क होता है, जैसे दिवाली वगैरह के टाइम जो भी ये कुरकुरे वगैरह की कंपनीज होती है, इनके गिफ्ट पैक बनते हैं, इनकी बहुत प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तो ऐसे टाइम पे आपको टेम्पररी लेबर्स आर अवेलेबल। टेम्पररी लेबर्स होते हैं जो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, जो आपके परमानेंट लेबर्स नहीं होते, ना तो आपको उन्हें डीए पीए कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी नहीं देनी होती, वो टेम्पररी लेबर होते हैं, वो घंटे के हिसाब से मिल जाते हैं, वो 1 घंटे का रेट लेते हैं। तो आपको ऐसे टाइम पे कंपनी को क्या करना चाहिए था, एफिशिएंट होने के लिए जो पुराने लेबर्स हैं उनसे 8 घंटा काम कराओ, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करो कि आप और मेहनत करो, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा आवर्स के लिए पहले मशीन को 2 घंटे रेस्ट दो, ठीक है, जो अगली शिफ्ट है उसमें इन पुराने वर्कर्स को मत चलाओ, क्योंकि वो तो डबल वेज लेंगे, जो आपके ऑलरेडी वर्कर्स है वो तो डबल वेज लेंगे, उनसे काम मत कराओ। आप जो एक एक्स्ट्रा टेम्पररी वर्कर्स अवेलेबल होते हैं, दिहाड़ी मजदूर जो 1 घंटे के पर घंटे के हिसाब से ले लेते हैं, आप उनको एम्प्लॉय करो, क्योंकि वो डबल वेज नहीं लेंगे, वो नॉर्मल से भी कम वेज लेते हैं, क्योंकि उनको पास काम नहीं होता। इंडिया से अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है, आपको तो बहुत इजीली मिल जाते हैं यहाँ पे लेबर, उन लेबर्स को लाओ, वो नॉर्मल वेज से भी थोड़ा कम ही लेते हैं, ठीक है, उनसे काम कराओ। तो इससे क्या होगा कि आपको डबल वेजेस अपने लेबर्स को नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है, और आप उन वर्कर से काम करो, तो इससे क्या होगा कि जो आपकी कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी और आपका काम भी क्या हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा। तो एक गुड मैनेजर को ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जिसमें आप इफेक्टिव भी रहो और आप एफिशिएंट भी रहो, और आपको ये समझना चाहिए कि किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल होने के लिए इफेक्टिव होना भी उतना ही जरूरी है जितना एफिशिएंट होना है, कह लो एफिशिएंट होना भी उतना जरूरी है जितना इफेक्टिव होना। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल अ कंपनी नीड्स टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, ठीक है। नोट्स में ये टॉपिक बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से दिया है, एक एक एग्जाम्पल के साथ दिया है, तो बहुत अच्छे से उसको स्टडी करो। बहुत ज्यादा मतलब मैं सीरियसली कह रही हूँ, रिलेशनशिप वाला टॉपिक बहुत क्लियरली मेंशन है नोट्स में, तो आप ये नोट्स से ही पढ़ो, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि गुड मैनेजर को यही डिसीजन लेना चाहिए था कि उसे अपने नॉर्मल वर्कर से डबल शिफ्ट में काम नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो डबल वेज रेट लेंगे। टेम्पररी वर्कर्स अवेलेबल होते हैं, ठेकेदारों के पास भी होते हैं, आप उनसे बुला लो, वो कम वेज रेट पे काम करते हैं, पर घंटे के हिसाब से काम करते हैं, उनसे रोज 4-5 घंटे एक्स्ट्रा काम करा लो, तो एक तो आपकी वेज बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी कि आपको अपने वर्कर्स को डबल सैलरी देनी, तो वो नहीं होगा, आपका लिमिट में रहेगा, खर्चा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा और काम टाइम पे हो जाएगा। तो यू हैव टू टेक सच ए डिसीजन, यही तभी तो आपको मैनेजमेंट सिखाई जा रही है। अ गुड मैनेजर शुड टेक सच डिसीजन जिससे इफेक्टिवनेस भी रहे, एफिशिएंसी भी रहे, काम टाइम पे भी और कॉस्ट भी आपकी बजट में रहे, मिनिमम रहे। समझ आ रही है बात, आपका प्रॉफिट हो सके। तो in order to be successful, in order to be profitable, a manager should take those decisions which ensure effectiveness as well as efficiency. तो नोट्स का जो क्लास वर्क है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। नोट्स को बहुत अच्छे से स्टडी करो, यहाँ तक का टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से पहले, यहाँ तक का अगर आपको बेस अच्छे से क्लियर हो गया तो कैरेक्टरिस्टिक आगे वाले टॉपिक अपने आप समझ आते जाएंगे। ये समझ के चलना, मैनेजमेंट बुक में एक टॉपिक जितने अच्छे से समझोगे अगले टॉपिक्स उतने ही आसान होते चले जाएंगे। तो I'm again saying you watch the video twice, 2 बार देखो, 2 बार वीडियो को जरूर देखो, क्लास वर्क करो, क्लास वर्क करने से वो पॉइंट्स रिटेन होंगे माइंड में, एंड देन रीड द नोट्स थॉरली। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट से पहले जहां तक ये टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, इसे थॉरली स्टडी करो, फुल फोकस से इसको स्टडी करो। इज दैट क्लियर? रीड करने के बाद कोई भी डाउट है उसको मार्क करो, एंड देन वी विल क्लियर द डाउट्स इन द डाउट क्लियरिंग सेशन। तो बहुत अच्छे से स्टडी करो, मैं फिर कह रही हूँ, वीडियो 2 बार देखो, नोट्स 2 बार रीड करो, और ये बुक पूरी लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, ये समझ जाना, एक दूसरे लिंक्ड है, एक कॉन्सेप्ट समझना, पूरी बुक के एंड तक चलेगा। तो आराम से नोट्स 2 बार रीड करो एंड मार्क द डाउट्स सो दैट वी कैन क्लियर इट इन द डाउट क्लियरिंग सेशन।